यह वीडियो ब्रिलियंट द्वारा बनाया गया है। ब्रिलियंट के साथ हर दिन कुछ नया सीखें और brilliant.org/विनोवा पर साइन अप करने वाले पहले 200 लोगों में से एक बने। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया ने लगभग 5 मेगाटन विस्फोटकों का उपयोग किया। अब यह एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल है जो एक साथ 12 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो लगभग 5 मेगाटन विस्फोटकों के बराबर है। एक अमेरिकी ओहियो श्रेणी की पनडुब्बी 24 ट्राइटन 2 मिसाइल ले जा सकती है। एक अकेली पनडुब्बी विनाशकारी, भयावह, अकल्पनीय मात्रा में मारक क्षमता ले जा सकती है, जबकि वास्तव में हथियार कटौती संधियों और व्यवहारिकता के कारण ये नावें अक्सर अपने अधिकतम कवच से बहुत कम ले जाती हैं। फिर भी पनडुब्बियां बिना पकड़े कहीं भी जा सकती हैं, अपनी मारक क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार रहती हैं, कुछ देशों के पूरे शस्त्रागार से भी अधिक शक्तिशाली। पनडुब्बियां नौसेना के कुछ अन्य तत्वों के उद्देश्य से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, एक विमानवाहक पोत बड़ा होता है, नौकायन के लिए और दुनिया के सामने एक राष्ट्र की शक्ति को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में ध्यान आकर्षित करने के लिए, जबकि पनडुब्बियां अदृश्य, अनिर्धारित, एक अदृश्य, मौन शक्ति होती हैं जो किसी भी समय कहीं भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। एक तरह से पनडुब्बियां लगभग मनोवैज्ञानिक युद्ध के उद्देश्य से काम करती हैं। एक दुश्मन कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता है कि एक पनडुब्बी उसके किनारे पर मंडरा रही है या नहीं, जबकि दर्जनों देश पनडुब्बियों का संचालन करते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली और अक्सर सबसे बड़ी नावें वे होती हैं जो परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम होती हैं। केवल 6 देशों के पास ऐसी पनडुब्बियां होने की पुष्टि हुई है: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, रूस और चीन। इसके अलावा विश्लेषकों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि उत्तर कोरिया और इजराइल में भी परमाणु मिसाइल सक्षम पनडुब्बियां हैं। आजकल 2 अलग अलग मिशनों के साथ अनिवार्य रूप से 2 अलग अलग प्रकार की सैन्य पनडुब्बियां हैं। हमलावर पनडुब्बी अधिक सामान्य प्रकार की, आमतौर पर छोटी होती है और युद्ध में टॉर्पीडो, कम दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियारों का उपयोग करके जहाजों जैसे अन्य करीबी लक्ष्यों पर हमला करती है। दूसरी बड़ी पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां होती हैं, जो परमाणु मिसाइलों के लिए एक मोबाइल छुपा हुआ लॉन्च प्लेटफॉर्म होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक देश की पनडुब्बी किसी भी परमाणु हमले से बच सकती है और हमलावर पर जवाबी हमला कर सकती है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के विचार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाता है, तो यह मानते हुए कि हमलावरों के पास परमाणु हथियार हैं जो हमले से बच सकते हैं और उन्होंने जवाबी हमला किया, तो हमलावर और हमला करने वाले दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कई लोग इन परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों को वास्तव में परमाणु प्रतिरोध का एक रूप मानते हैं। उनका कहना है कि ये दूसरों द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग करने की संभावना को कम करते हैं, क्योंकि ये उनके बाद के विनाश को सुनिश्चित करते हैं। ये देखते हुए कि ये पनडुब्बियां तब बच सकती हैं जब कोई देश और सरकार नहीं बच पाती है, इसलिए उन्हें अपनी मिसाइलों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र अधिकार की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य ऑपरेटरों के पास समान सेटअप हो सकते हैं। ये ज्ञात है कि यूके की 4 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में से प्रत्येक में एक पत्र सुरक्षित में बंद है, जिसमें उनके कमांडर को निर्देश दिया गया है कि यदि यूके परमाणु हमले से नष्ट हो जाता है तो क्या करना है। ये पत्र प्रत्येक प्रधानमंत्री द्वारा अपने कार्यकाल की शुरुआत में लिखे जाते हैं और अंत में बिना पढ़े नष्ट कर दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से यह चुनना होता है कि वे अपने उप कमांडरों को 4 संभावित विकल्पों में से क्या निर्देश देना चाहते हैं। खुद को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी सहयोगी के अधीन नहीं रखना, जिसके लिए कमांडर अपने विवेक का इस्तेमाल करें या हमलावर पर जवाबी कार्रवाई करके परमाणु मिसाइल दागे। बेशक पनडुब्बियों को पानी की चादर से छिपने की क्षमता मिलती है। अमेरिकी ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियां सार्वजनिक रूप से 800 फीट या 250 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि वे इससे भी अधिक दूर जा सकती हैं। हालांकि जैसे ही वे सतह के नीचे आती हैं, उनकी गोपनीयता खो जाती है, खासकर आज के उपग्रह ट्रैकिंग के युग में। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के नीचे रह सके, ताकि वे दुनिया के एक छोर पर पानी के नीचे गोता लगा सके। शक दुनिया की लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी लगभग असीमित सीमा है। इन नावों के रिएक्टर कोर को हर कुछ दशक में बदलना पड़ता है। इसके अलावा ज्यादातर पनडुब्बियों में ऑक्सीजन जनरेटर और डिसेलिनेटर होते हैं, इसलिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोतों की तरह इनकी तैनाती की अवधि को सीमित करने वाली एकमात्र चीज उनकी भोजन आपूर्ति है। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों पर, जो दूसरे देशों की तरह ही काम करती है, यह इस तरह काम करता है कि हर नाव में हर समय 2 पूर्ण दल होते हैं, नीले और सुनहरे दल। नीले दल वाले गश्त के दौरान नाव पर सबसे पहले चढ़ते हैं, जो औसतन 77 दिनों तक चलती है। अलग अलग पनडुब्बियों की गश्त अलग अलग समय पर होती है, ताकि पनडुब्बियां हमेशा तैनात रहें। इस लंबी गश्त के बावजूद अमेरिकी नौसेना में कम से कम पनडुब्बियों को वास्तव में किसी भी जहाज से बेहतर भोजन मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पनडुब्बियां छोटी होती हैं। अगर खाना खराब हो तो रसोइये के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पनडुब्बियों को अन्य जहाजों की तुलना में भोजन का बजट अधिक मिलता है। भोजन मनोबल के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ये देखते हुए कि पनडुब्बी की ड्यूटी नौसेना के सबसे कठिन कामों में से एक है। बेशक ताजा खाना ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक ही चल सकता है, इसलिए जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, खाने की क्वालिटी खराब होती जाती है। आखिरकार सिर्फ डिब्बाबंद, सूखा या जमा हुआ खाना ही बचता है।
खाने की क्वालिटी खराब होने का मतलब है कि गश्त का अंत आ रहा है, जिस समय पहला दल, नीला दल, नाव को या तो उसके मूल बंदरगाह या किसी विदेशी बंदरगाह पर वापस ले जाएगा। उसके बाद सुनहरा दल आएगा और फिर दोनों दल 25 दिनों की टर्नओवर, रिस्टॉकिंग और मेंटेनेंस अवधि पूरी करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद नीला दल छुट्टियों और उसके बाद की ट्रेनिंग के लिए घर चला जाएगा, जिसके बाद ये चक्र फिर से दोहराया जाएगा। ज्यादातर दल के सदस्य सालों तक इस चक्र को जारी रखेंगे। पनडुब्बियां भी अपने दिन चक्रों में जीती हैं। वे 8 घंटे काम करते हैं और फिर 16 घंटे ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, वर्कआउट, खाने और सोने के लिए रखते हैं। अब सबसे बड़ी पनडुब्बियों के आकार का अंदाजा लगाने के लिए यहाँ एक बोइंग 7,47,400 है और यहाँ एक अमेरिकी ओहियो क्लास पनडुब्बी है। ये प्लेन के फ्यूजलेज से लगभग 2.5 गुना बड़ी है और हॉल का घेरा भी प्लेन के फ्यूजलेज से बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी नहीं है। ये खिताब थोड़ी लंबी और बहुत चौड़ी रूसी टाइफून क्लास पनडुब्बी को जाता है। ये इतनी बड़ी है कि इनमें सोना और छोटा पूल जैसी सुविधाएं हैं। हालांकि अमेरिकी और अधिकांश अन्य पनडुब्बियों में सुविधाएं कम है। यह महत्वपूर्ण है कि पनडुब्बी चालकों के पास अपने खाली समय में करने के लिए कुछ हो, क्योंकि वे एक धातु की नली में 3 महीने बिना धूप के बिताएंगे, लेकिन उनके पास बहुत अधिक जगह नहीं है। मेस वास्तव में एकमात्र खुली जगह है जो काम के लिए समर्पित नहीं है। पनडुब्बियों में जिम उपकरण होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर एक कमरे में एकत्रित नहीं होते हैं। अधिकतर वे अलग अलग कोनों और दरारों में फैले होते हैं। बड़ी ओहियो क्लास पनडुब्बियों में एक पनडुब्बी चालक का छोटा बंक ही उनका एकमात्र निजी स्थान होता है। अमेरिकी वर्जीनिया क्लास जैसी छोटी पनडुब्बियों में नाविकों की संख्या बंक की संख्या से अधिक होती है, इसलिए सबसे जूनियर नाविकों को बंक साझा करना पड़ता है। एक काम करता है, दूसरा सोता है और दूसरा काम करता है, और कोई निजी जगह नहीं होती। कई नौसेना के जहाजों में फोन, नियमित मेल डिलीवरी और इंटरनेट होता है, लेकिन पनडुब्बियों में बाहरी दुनिया से संवाद सीमित होता है। हर पनडुब्बी में एक ईमेल एड्रेस होता है जिस पर उनके परिवार के लोग संदेश भेज सकते हैं। जब पनडुब्बी में संदेश पहुंचते हैं तो ये सभी संदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं। जहाज पर संदेशों की जांच एक समर्पित क्रू मेंबर द्वारा की जाती है। वे ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करते हैं कि कोई ऐसी सूचना न भेजी जाए जो नाविक को पता न चले। उदाहरण के लिए, वे क्रू के मनोबल को प्रभावित न करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना नहीं देना चुन सकते हैं। नाविकों को बचाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि गश्त के अंत तक ये खबर देना बेहतर है। हालांकि पनडुब्बियां कैसे संवाद करती है, ये जटिल है क्योंकि वे महीनों पानी के अंदर रहती हैं। लगभग सभी रेडियो तरंगे खारे पानी से होकर नहीं जा सकती, लेकिन पनडुब्बियों को आदेश प्राप्त करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। बहुत कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे पानी में कुछ हद तक प्रवेश कर जाती है, इसलिए पनडुब्बी संचार प्रणालियों का मुख्य आधार VLF रेडियो है। विभिन्न नौसेनाओं के पास बड़े VLF ट्रांसमीटर हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के मेन, वाशिंगटन, हवाई और अन्य जगहों पर ऐसे ट्रांसमीटर हैं। भारत के दक्षिणी तट पर और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक है। ये VLF सिग्नल समुद्र में घुसने और 60 फीट या 20 मीटर की गहराई तक पनडुब्बी द्वारा उठाए जा सकते हैं। हालांकि VLF का एक बड़ा नुकसान ये है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत कम है। यह वास्तविक समय के ऑडियो सिग्नल भी प्रसारित नहीं कर सकता है। गहराई में यह अधिकतम 700 शब्द प्रति मिनट का टेक्स्ट ही प्रसारित कर सकता है। कुछ पनडुब्बियों में सिग्नल प्राप्त करने के लिए कम गहराई तक बुआ लॉन्च करने की क्षमता भी होती है। पनडुब्बियां आमतौर पर VLF आवृत्तियों के साथ प्रतिक्रिया नहीं दे सकती हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त बड़े ट्रांसमीटर नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें कम गहराई तक जाना पड़ता है ताकि प्रतिक्रिया देने के लिए उनके पानी से बाहर एंटीना निकल सके। इस गहराई पर आधुनिक पनडुब्बियां अक्सर उपग्रहों के साथ त्वरित प्रसारण करती हैं ताकि सूचना डाउनलोड और अपलोड की जा सके। कुछ अन्य तकनीकें हैं जिनका उपयोग कम आम है, कुछ नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं और कुछ अलग प्रणालियां हैं जिनका उपयोग मुख्य प्रणालियों के समझौता होने पर किया जाता है। लेकिन अधिकांश पनडुब्बियों में संचार का मुख्य साधन VLF रेडियो होता है। लेकिन पनडुब्बियां अपना समय पानी के अंदर चुपके से बिताती हैं, जिससे एक और महत्वपूर्ण तत्व नेविगेशन को मुश्किल हो जाता है। GPS और रडार दोनों पानी के अंदर काम नहीं करते हैं क्योंकि वे उच्च आवृत्ति वाली तरंगों का उपयोग करते हैं जो पानी की गहराई से अपना रास्ता नहीं बना सकती हैं। पानी के अंदर जो काम करता है वो है सोनार, जहां पनडुब्बी मूल रूप से एक ध्वनि उत्पन्न करती है और फिर अपने आसपास के वातावरण का नक्शा बनाने के लिए ध्वनि कब और कैसे वापस आती है उसे सुनती है। लेकिन इस ध्वनि को उत्सर्जित करने से दूसरों के लिए पनडुब्बी को ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए चुपके की स्थिति में काम करते समय पनडुब्बियां सक्रिय सोनार का उपयोग नहीं कर सकती हैं। इसके बजाय वे एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये मूल रूप से एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप की प्रणालियां हैं जो पनडुब्बी की अंतिम ज्ञात सटीक GPS स्थिति लेती हैं और फिर उसके सापेक्ष पनडुब्बी की गतिविधियों को ट्रैक करती हैं। ये स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करता है, लेकिन निश्चित रूप से अंतिम विश्वसनीय रीडिंग से समय बीतने के साथ इस प्रणाली की सटीकता कम हो जाती है। आखिरी रीडिंग के 24 घंटे बाद ये केवल 1.15 मीटर या 1.85 किलोमीटर की सटीकता तक ही बहेंगे। अब नक्शों के परामर्श के साथ ये तकनीक आमतौर पर ठीक है क्योंकि अधिकांश समय समुद्र एक बड़ा खुला स्थान होता है, लेकिन सतह के नीचे कुछ ऐसी वस्तुएं तैर रही होती हैं जिनसे पनडुब्बियां टकरा सकती हैं।
पनडुब्बियां। कुछ आधुनिक पनडुब्बियां इतनी अच्छी तरह से छिपी होती हैं कि कुछ ही फीट की दूरी पर स्थित दूसरी पनडुब्बी उनका पता नहीं लगा पाती। 3 फरवरी 2009 की रात को ऐसा ही हुआ जब ब्रिटिश नौसेना की HMS वैंगार्ड पनडुब्बी पूर्वी अटलांटिक महासागर में नौकायन करते समय एक जोरदार टक्कर महसूस। ये फ्रांसीसी पनडुब्बी लूट्रियम F से संयोगवश टकरा गई थी। सौभाग्य से वे कम गति से जा रही थी और कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि ये दोनों पनडुब्बियां परमाणु हथियारों से लैस थी, कोई भी अधिक विनाशकारी टक्कर के संभावित परिणामों की कल्पना कर सकता है। पनडुब्बियां शांति के समय में भी खतरनाक होती हैं। उन्हें गायब होने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए कुछ गलत होने के बाद वे अक्सर गायब हो जाती हैं। पनडुब्बी चलाने वाले कई देशों के पास बचाव पनडुब्बियां हैं जिनका इस्तेमाल फंसे हुए पनडुब्बी चालकों को बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। कई बार पनडुब्बियां डूब जाती हैं, उनके सिस्टम फेल हो जाते हैं और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कोई उन तक नहीं पहुंच पाता। जैसे जैसे पनडुब्बियां खुद को छिपाने में बेहतर होती जा रही हैं, पनडुब्बी को ट्रैक करने की तकनीक भी उन्नत होती जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब समुद्र की गहराई में कुछ भी नहीं छिप सकेगा, लेकिन तब तक पनडुब्बियां किसी भी आधुनिक नौसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल द्वितीय विश्व युद्ध की तरह पारंपरिक गैर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और उनके टॉर्पीडो भी प्रभावी और घातक है। पनडुब्बियों को ट्रैक करने का एक सबसे अच्छा तरीका सोनार से लैस पनडुब्बियां खरीदना भी है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां देशों को पनडुब्बियों की आवश्यकता होती है क्योंकि दूसरों के पास पनडुब्बियां हैं। इसलिए अभी भी सैकड़ों ऐसी पनडुब्बियां कहीं न कहीं या किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार